गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो मंथली करंट अफेयर्स का डिस्कशन सर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी सर हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ओके, तो जीके एंड जीएस कितना फीस है? देखो, फी का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। और क्या है सर, कितना मंथ तक जीके देखना पड़ेगा? मतलब जीके देखना पड़ेगा क्या मतलब? करंट अफेयर्स तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मिनिमम 6 मंथ्स करके जाओ सर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 6 मंथ्स आप करके जाओ एग्जाम से 15 डेज पहले तक का। जीके सर हमारा जो कोर्स चल रहा है फॉर एपीएसएसबी, ये आपका 2 to 3 मंथ्स का वैसे कोर्स है, ठीक। बट जैसे से एग्जाम नजदीक आएगा ये ड्यूरेशन हम कम कर देंगे, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे, ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले बहुत स्मूथली सिलेबस कवर हो। जो सीजीएल का एग्जाम आएगा उससे पहले हम आपका रिवीजन क्लासेस भी करवाएंगे, ठीक है। जीके में भी चलेगा, मैथ्स में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा। फी कितना है सर? एपीएसएसबी में सर आपका जो जीके है उसका फी है 2500 रुपी। ऑनलाइन जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी इसमें अवेलेबल है। बाकी अगर आप कंबाइंड कोर्सेज लेते हैं और अदर सब्जेक्ट्स के साथ, तो उसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं कंबाइंड सब्जेक्ट लेने पे, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए ये नंबर है आपका 8076535685। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है सर। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 21 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लासेस में कर लिए थे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप लोगों में से फर्स्ट क्लास किस किस का, एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए। फर्स्ट क्लास वाले कौन कौन है? तब तक ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। Recently, who among the following has won men's single title at Association of Tennis Professional ATP Miami Open 2024 में men's single title किसने जीता? ये क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आंसर दीजिए सर। ओके, चलिए। आईएएस की क्लासेस अभी हमारे पास नहीं चल रही हैं, स्टेट पीसीएस की क्लासेस आपकी रनिंग में है। ओके सर, इसका आंसर था जैनिक सिन्हा, ठीक है। यहाँ तक हम ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं, जो भी आपके क्या कहते हैं डाउट्स हैं, लाइक कितने महीने करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स के किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, तो जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट मंथ, मतलब जो अप्रैल जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है इसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपका बता रखा है। हर महीने की जो करंट अफेयर्स होता है उसकी पहली वीडियो में मैं यही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, इसमें आपको ये बताता हूँ किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, जो भी डिटेल्स है वो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, उसमें अप्रैल करंट अफेयर्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो उसमें अप्रैल की जो सबसे पहली वीडियो होगी उसमें बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने ये सारी बातें आपकी डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं सर, लास्ट क्लास में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था, उसके आगे आज स्टार्ट करना है ना, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट था। सन्नाटी बुद्धिस्ट साइट was in news, it is located at which of the following places? मांड्या, बीदार, कालाबुरागी, विजयनगर। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। ये हम लोगों ने देखा था, इट इज इन कालाबुरागी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका कालाबुरागी, ठीक है। तो यहां तक की कहानी सर हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। As per a report released by World Anti-Doping Agency, which of the following countries has recorded highest number of drug cheats in the world in 2022?
देखो एक एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, है ना, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड लोग हैं, तो आप लोग तो आई थिंक एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के बारे में जानते होंगे। इनका मेन पर्पस यही है कि स्पोर्ट्स में एथिक्स बना रहे। कई ऐसे प्लेयर्स पकड़े जाते हैं जो ड्रग्स वगैरह का यूज करके स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब ड्रग्स वगैरह के यूज से आपकी एनर्जी इंस्टेंट बूस्ट अप हो जाती है, तो बाकी जो प्लेयर मेहनत से आया है उसको दिक्कत हो जाती है, ठीक है सर, उसके साथ इनजस्टिस होता है, तो ये फेयर तरीका नहीं होता है। तो ड्रग्स वगैरह का जो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, वो यूज ना करें, तो उसको मेक श्योर करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई है। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि किस कंट्री में कितने नंबर ड्रग चीट्स देखे जाते हैं, यानी ड्रग्स को यूज करके चीटिंग करने वाले कितने कितने स्पोर्ट्स पर्सन किस किस कंट्री से देखे गए हैं। तो उनके हिसाब से किस कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग चीट्स देखी गई हैं इन 2022। चार ऑप्शन है, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, नॉर्वे। हाँ जी सर, तो इसमें तो सर आप लोग यूनानिमसली एक ही आंसर दे रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इट इज इंडिया। ठीक है, तो अपने कंट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ड्रग चीट्स देखे गए हैं एज पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इन 2022। तो एक डेटा तो सर आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो गया जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई एंटी डोपिंग एजेंसी के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग चीट्स किस कंट्री में देखे गए हैं, तो दैट इज इंडिया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, जब बात हो ही रही है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो आप, तो सबसे पहले ये मेक श्योर करो इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1999 में एज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी टू लीड अ कोलैबोरेटिव वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर डोपिंग फ्री स्पोर्ट। तो बिना ड्रग्स के यूज के लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ये मेक श्योर करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? टू डेवलप, हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेट एंटी डोपिंग रूल्स एंड पॉलिसीज अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स एंड कंट्रीज। ठीक है, की एक्टिविटीज इंक्लूड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वगैरह। चलो, तो अब अपने मतलब की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है सर मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, इसी बात पे कनाडा की कैपिटल भी बता दो आप। मॉन्ट्रियल कनाडा की कैपिटल नहीं है ना, तो ये मत सोचना मॉन्ट्रियल है तो मॉन्ट्रियल विल बी द कैपिटल ऑफ कनाडा, वो अलग है। लेकिन जो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है सर आपका, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिल रहा है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये मेक श्योर करें आपको याद रहे, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात सर। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की जो आपकी कैपिटल है दैट इज ओटावा। ठीक है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और ये जो आपका हेडक्वार्टर है इट इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। ऑलराइट, चलिए तो इसमें इतना ही था। आगे बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है सर आपका? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड इट्स लेटेस्ट इनोवेशन नोन एज वॉइस इंजन। इनमें से किस कंपनी ने वॉइस इंजन इनोवेट किया है, मतलब इसको अनवील किया है, उनकी जो लेटेस्ट इनोवेशन है वॉइस इंजन। जैसे अभी तक आपने एक वर्ड सुना होगा सर्च इंजन, ठीक है ना। कोई बात नहीं, थैंक यू बॉबी जी। एक्चुअली ईद की वजह से अभी कुछ दिन मैं घर पे था, तो उस चक्कर में आपका स्टूडियो में क्लास नहीं ले पाया, तो वो फेस वाली क्लास अभी आपने देखी होंगी, दो चार क्लास सिंपल तरीके से की गई है। तो आज वापस मैं आ गया हूँ बैक टू दिल्ली स्टूडियो में, तो वापस से अपन स्टूडियो में क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, देखो वॉइस इंजन इज लाइक, जैसे आपने सुना होगा एक सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंज है, तो ये क्या है सर? सर्च इंजन है। यानी आप इसमें कोई भी जानकारी पूछोगे ये आपको रिप्लाई करेंगे। तो इसी बेसिस पे एक टर्म है, एक टेक्नोलॉजी है वॉइस इंजन। ये किसने अनवील की है? ये वॉइस इंजन टेक्नोलॉजी किसकी है सर आपका? ये आपका ओपन एआई की है। ठीक है, वो जो चैट जीपीटी वाली ओपन एआई है, ये वही ओपन एआई की बात कर रहे हैं। ठीक है,
वॉइस इंजन मतलब क्या है सर कि इसमें कुछ भी आवाज देंगे कि बताओ दिल्ली की राजधानी क्या है वो बता देगा, ऐसा है क्या? दिस मॉडल कैन रेप्लिकेट एनी वॉइस इन एनी लैंग्वेज यूजिंग अ ब्रीफ ऑडियो सैंपल allowing users to generate audio content in the same voice and manner of speaking as the original sample. देखो ये वॉइस इंजन ये मत समझना आपकी इसमें आप कोई भी वॉइस से पूछोगे वो आपको रिप्लाई देगा, ऑलरेडी गूगल में इस तरह की फैसिलिटीज हैं। तो इसमें क्या स्पेशल है, इसमें सर स्पेशल ये है कि आपकी ऑडियो सैंपल जाएगी, हम जिस तरह से बोलते हैं सबकी अपनी एक यूनिक पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये उसको रिकॉर्ड करेगा और उसकी मदद से कोई भी ऑडियो कंटेंट इन द सेम वॉइस ये आपका जनरेट करने की पावर रखता है एंड मैनर ऑफ स्पीकिंग एज द ओरिजिनल सैंपल। देखो हर किसी की वॉइस को अगर आप देखोगे तो वो एक अपनी अलग प्रोफाइल क्रिएट होती है, अपनी अपनी सबकी पिच फ्रीक्वेंसी किस तरह से आप बोल रहे हैं किसी भी शब्द को, तो वो सबकी एक कुछ यूनिकनेस होती है, तो ये उसी को डिकोड करता है और उसी के जबान में उसी की वॉइस में आप कोई और ऑडियो कंटेंट इससे क्रिएट करवा सकते हो। कुछ इस तरह की चीजें ऑलरेडी आपने देखी होंगी, जैसे आज के टाइम के जो गाने हैं वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में या ओल्ड सिंगर्स की आवाज में कि अगर वो इस गाने को गाते तो कैसा गाते, है ना? आपने कई सारे मीम्स में मोदी जी की मीम्स देखी होंगी इस तरह की कि मोदी जी इज लाइक सिंगिंग मोए मोए, तो वो रियल में तो नहीं उन्होंने गाया होगा ना, तो वो क्या करा जा रहा है, सेम यही किया जा रहा है, उनका कहीं से ऑडियो सैंपल लिया गया और उसको दूसरी ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यही है आपका सर वॉइस इंजन। इट इज अ टेक्स्ट टू ऑडियो टूल that generates new audio using a voice sample and a user's written prompt। आप इसमें कुछ भी किसी की वॉइस सैंपल लो, उसके बाद आप इसको टेक्स्ट दे दो कि ये तुम्हें बोलना है, तो सेम वॉइस में उसको वो रिपीट कर देगा। ठीक है, तो यहां तक सर एआई पहुंच गया है। तो इसीलिए आपको कभी भी किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई दे आज के टाइम में खास तौर से, तो मेक श्योर करें वो रियल है कि नहीं है। ठीक है ना, मेक श्योर करें वो रियल है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी पर एलिगेशन लगाने के लिए आपको कोई रिकॉर्डिंग शेयर कर दे कि भाई वो पर्सन तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, आप उस पर्सन पे भड़क जाओ जबकि उस पर्सन ने वो बात बोली ही नहीं थी। तो इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आज हम एआई की दुनिया में है, तो यहाँ पर हमें बहुत कॉशियस होने की जरूरत है जिस तरह से एआई आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट वॉइस इंजन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को डिस्कस करने थे, वो मैंने आपका कर दिए। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत दिनों बाद ज्योग्राफी में, मतलब ज्योग्राफी बेस्ड कोई आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। बिम्स्टेक का बहुत टाइम बाद कोई क्वेश्चन दिखा है, तो बिम्स्टेक मैंने सोचा एक बार बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत टाइम से बिम्स्टेक के बारे में हमने चर्चा भी नहीं की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एंडोर्स्ड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन चार्टर? देखो ये जो पूरा है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको शॉर्ट में लिख लो बिम्स्टेक। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सिंपल इतना है, इसमें से किस कंट्री ने बिम्स्टेक के चार्टर को एंडोर्स किया है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया है। चार्टर मतलब मान सकते हो अ सेट ऑफ रूल, तो बिम्स्टेक के जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको उन्होंने एंडोर्स कर लिया है यानी एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो कौन सी कंट्री है सर? आपका क्वेश्चन नंबर 24 यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एंडोर्स्ड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक चार्टर? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चार ऑप्शन आपके, बताइए सर। तो जब इस क्वेश्चन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बिम्स्टेक की भी बात कर लेंगे कि बिम्स्टेक में सर कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, तो बहुत ज्यादा मेंबर कंट्रीज नहीं है, तो बिम्स्टेक पे सवाल आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसको एंडोर्स किया है नेपाल ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज नेपाल। ठीक है सर, वो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि सर ये बिम्स्टेक है क्या।
तो बिम्स्टेक का मतलब है सर जो ये बे ऑफ बंगाल है इससे जुड़ी हुई कंट्रीज, इससे जुड़ी हुई कंट्रीज उनका एक इनिशिएटिव है, इसीलिए उसका नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। किस पर्पज के लिए बनाया गया है, मल्टी सेक्टर्स के लिए बनाया गया है। मल्टी सेक्टर्स लाइक सर टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑपरेट करने के लिए जो बे ऑफ बंगाल के आसपास की जुड़ी हुई कंट्रीज हैं उनके लिए आपका ये इनिशिएटिव क्रिएट किया गया है। अब देखो बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, आपका थाईलैंड है और आपका श्रीलंका है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्री हो गई। इसके अलावा 2 अलग से और ध्यान रख लेना सर, हालांकि इनका बाउंड्री नहीं है बे ऑफ बंगाल से, स्टिल दे आर पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो टोटल 7 कंट्रीज इसका पार्ट है। अब बिम्स्टेक में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। सबसे पहली चीज तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, ठीक है, थोड़ी सी लोगों को टफ पड़ती है, हालांकि इतना याद रखना ये बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है, फिर बन जाती है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म सबसे पहली चीज। दूसरा, वही जो मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में बोलता हूं, इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट, तो इसका सेक्रेटेरिएट आपको कहां मिलेगा, ढाका, बांग्लादेश में मिलेगा। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज इसमें याद रखनी है, मेंबर कंट्रीज। देखो वैसे मैं तो इसके मेंबर कंट्रीज को मैप के थ्रू याद रखता हूं कि 5 तो ये आपका जुड़ी जुड़ी कंट्रीज हो गई, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, 5 ये हो गई, और 2 बची आपकी नेपाल एंड भूटान, तो 7 कंट्रीज इसकी मेंबर है। दूसरा तरीका है, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना सर, MBBS NIT। ठीक है, MBBS बोले तो म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, नागालैंड नहीं लिख देना, ठीक है, नागालैंड स्टेट है, कंट्री नहीं है, ठीक है, और ये नेपाल, आई से इंडिया, ठीक है, टी से तमिलनाडु नहीं लिख देना, ठीक है, इट इज थाईलैंड। तो ये आप इस टेक्निक से भी याद कर सकते हो, तो मैप के थ्रू याद हो, मैप के थ्रू आप कर लो, एक्रोनिम से याद हो, एक्रोनिम से कर लो, कैसे भी करो, लेकिन सर इसको याद जरूर करो, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत इजीली पूछा जा सकता है। ठीक है सर, अभी चूंकि मार्च में ये न्यूज में भी था, तो जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होती है उस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सॉरी अप्रैल की बात हो रही है। ठीक है सर, कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। So that is your question number 24। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सेकंड थिंग इज सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ है, तीसरी चीज मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो 3 चीजें मेक श्योर करिए बिम्स्टेक के बारे में आपको याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Recently, who among the following has been appointed as the 8th Executive Secretary of Secretariat of Convention on Biological Diversity? कन्वेंशन का मतलब होता है सर कोई धारणा, ठीक है, यानी किसी तरह का एक सेट ऑफ रूल्स बना दिया गया है, दैट इज कन्वेंशन। तो वो किसके लिए है, फॉर द पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी आपके डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, उसके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया है। देखो दुनिया भर में जितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, जितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज होगी, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि ह्यूमन लाइफ विल सर्वाइव। जितनी डाइवर्सिटी कम होती जाएगी उतना ही ह्यूमन लाइफ के लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, उनकी प्रोबेबिलिटी सर्वाइव करने की उतनी ही डाउन होती जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना जरूरी है। कि आपके मन में ख्याल आता हो अरे सब चीते चले गए तो क्या हुआ, है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक जानवर एक्सटिंक्ट हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है सर, डायरेक्टली भले ही ना पड़े लेकिन इनडायरेक्टली इसी तरह से जो डाइवर्सिटी है कम होती रहेगी तो हमारी लाइफ को खतरा है ना, हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है। जस्ट टू मेक श्योर वी ह्यूमंस एग्जिस्ट,
वी हैव टू मेक श्योर कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है तो मेंटेन रहे। तो उसके लिए एक कन्वेंशन साइन हुआ था, तो उसका एक पूरा ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, तो उसके सेक्रेटरी बनते हैं। तो 8 एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इनमें से कौन बना है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है कि कोई नई अपॉइंटमेंट कहीं पर हो, तो बाकी ये क्वेश्चन मतलब सेक्रेटरी का नाम पूछे ये चांसेस कम है। यहां से थोड़ा मैंने सोचा आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं छोटी सी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा सर, मिगुल। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर है सर इसका एस्ट्रिड शूमेकर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एस्ट्रिड साहब बने इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। अभी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब से पावर में है, सिंस 1993 इट हैज बीन एक्टिव इन फोर्स। ठीक है, और 196 नेशंस इसको रेटिफाई भी कर चुके हैं। तो कंट्रीज के लिए ये गाइडलाइंस देता है कि किस तरह से आप अपनी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, it aims at achieving a historical deal to halt and reverse biodiversity loss on par with the 2015 Paris Agreement on Climate Change। ठीक है, COP 15 एक UNFCCC की मीटिंग थी, उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, उसके हिसाब से भी इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो लॉस हो रहा है उसको रोका भी जाए, साथ ही साथ उसको रिकवर भी किया जाए उस लॉस को। ठीक है ना, तो अब दूसरी चीज आती है सर, इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है, तो इसका सेक्रेटेरिएट भी सर आपका कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा। अभी हमने ऑलरेडी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का सेक्रेटेरिएट देखा था, दैट वाज इन, कहां पर था सर वो, मॉन्ट्रियल कनाडा में था। इसी तरह से जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में था। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बातें हैं रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पर्पस मेरा सिंपल यही है कि ऐसा ना हो कि सर आपको करंट अफेयर्स की न्यूज बताए और आगे बढ़ गए कि हाँ भाई एस्ट्रिड साहब को बना दिया गया सेक्रेटरी, दैट इज द न्यूज, आगे बढ़ो। पर्पस ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, अगर उससे आसपास से रिलेटेड भी अगर आपके क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाओ। और दूसरा ये कि सर जो स्टार्टिंग में चीजें मान लो आपने पढ़ी भी हैं तो यहाँ रिवीजन हो जाता है, साथ ही साथ अगर मान लो कोई स्टैटिक की चीज मिस भी हो गई है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आपूर्ति करने के लिए है जीके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Who among the following has authored a new book titled The Idea of Democracy? चार ऑप्शन दिए, इनमें से किसने ये किताब लिखी है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? अजय बिसारिया, एस जी मुनि, गीतिका श्रीवास्तव, सैम पिट्रोडा। चार ऑप्शन दिए, Who among the following has authored a new book titled The Idea of Democracy? अजय बिसारिया, एस जी मुनि, गीतिका श्रीवास्तव, सैम पिट्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बताइए सर। बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन आते रहते हैं सर। अभी देखो सर यूपीएससी ने भी पूछ लिया प्रीलिम्स में, ठीक है ना, एस जयशंकर की किताब पे। तो बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन तो सर इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? किसने लिखी है सर? चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज सैम पिट्रोडा। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी है सर? सैम पिट्रोडा ने लिखी है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक बुद्धिस्ट साइट दी गई है, इसकी लोकेशन पूछ रहा है। फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट वाज इन न्यूज रिसेंटली। अब देखो ये फायदा होता है करंट अफेयर्स का। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट किस स्टेट में लोकेटेड है, तो अगर आप करंट अफेयर्स नहीं जानते हो, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो, तो आपको क्या लगेगा स्टैटिक का सवाल है, मेरे को सारी बुद्धिस्ट साइट रट लेनी चाहिए।
वहीं अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसने सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करा होगा तो उसको बाकी बुद्धिस्ट साइट भले ही ना पता हो, लेकिन उसको पता होगा फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट जो पूछी गई है एग्जाम में वो कहां पर है, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टैटिक भी पूछ रहा है कई बार एग्जाम में तो वो करंट से ही रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। तो ये स्टैटिक को और ज्यादा आपका फिल्टर आउट कर रहा है। जिस तरह के डीपली स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट की बात हो रही है तो ये कहां पर लोकेटेड है? वेल द करेक्ट आंसर इज सूर्यापेट, तेलंगाना, ठीक है। तो सूर्यापेट तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट। ये आप देख सकते हो, ये आपका फानीगिरी जो बुद्धिस्ट साइट है वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका जो नाम है फानीगिरी, वो एक स्नेक हुड के नाम से पड़ा है। तो फानी संस्कृत में मतलब होता है, फानी का मतलब होता है स्नेक, और गिरी का मतलब होता है एक पहाड़ी हिलोक, ठीक है। तो उसकी शेप में है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया फानीगिरी। तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जितनी भी उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका मोनेस्ट्री है, जो पहले एक ट्रेड रूट था जिसे कहते थे दक्षिण पंथ, जो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट को दक्कन की कनेक्ट कर रहा था। यानी आपका ये ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। तो उनकी जो ट्रेड रूट है उनको जो कनेक्ट करता था, उसी ट्रेड रूट पर ये आपका जो बुद्धिस्ट साइट है वो लोकेटेड है। तो इस ट्रेड रूट पे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी करंट अफेयर्स में था, न्यूज में था, तो भी आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट इज इन तेलंगाना, इस बात को मेक श्योर रखिए कि आपको याद रहे। बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है? यहां तक कोई डाउट होने से बताइए। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। कोई डाउट होने से बताइए। बाकी जिनको समझ में आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड। देखो एलन ट्यूरिंग मतलब एक बेहतरीन मैथमेटिशियन रहे हैं, अभी हम बात करेंगे उनकी। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, गैम्बल करके ऐसे कुछ नाम है, सर्च कर लेना मूवी ऑन एलन ट्यूरिंग, मिल जाएगा। कभी फ्री टाइम हो तो जरूर देखना, वो मूवी अच्छी मूवी है, काफी कुछ सीखोगे आप उससे, एलन ट्यूरिंग की लाइफ के बारे में जानोगे उससे। तो ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये एक तरीके से कंप्यूटिंग फील्ड का, ठीक है, कंप्यूटर्स की फील्ड का, कंप्यूटिंग फील्ड का ये नोबेल प्राइज माना जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। जैसे मैथ्स में हमने देखा था एबल प्राइज होता है, इसी तरह से कंप्यूटिंग में ट्यूरिंग अवार्ड होता है। तो जो 2023 का ट्यूरिंग अवार्ड है वो इनमें से किसको मिला है? रिचर्ड लिप्टन, डेनिस सुलिवन, डॉरिट अहरोनोव या एवी विगडरसन। चार ऑप्शन है, थोड़े से टफ टफ नाम है ना। दो चार बार रिपीट करोगे अपने आप फैमिलियर लगने लगेगा, ऐसा लगेगा आपके बड़े भाई का नाम है ना। तो वही चीज है सर, जितना आप किसी के साथ रिपीट करोगे किसी भी शब्द को उतना ही आप उसके साथ फैमिलियर हो जाओगे। तो जो करेक्ट आंसर हो उसको रिपीट कर लेना, कई बार सारे मत कर लेना, पता चले एग्जाम में आगे तो लगेगा सब अपने अपने है ना। तो जो करेक्ट आंसर हो उसको बार बार रिपीट करने लगना। तो चार ऑप्शन देंगे तो आपको अपने आप लगने लगेगा हाँ चार में से ये ज्यादा चमक रहा है, एवी विगडरसन का नाम, तो इसको टिक कर देते हैं, भले भूल भी जाओ, ठीक है। तो फील आने लगती है। अच्छा स्क्रीन ब्लॉक हो रहा है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखूंगा, बता दिया करो आप लोग, है ना। तो देखो एलन ट्यूरिंग अवार्ड, इसका पूरा नाम है, ये एसीएम है ना, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम ट्यूरिंग अवार्ड देती है। पूरा नाम के एलन मैथेसन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन मैथेसन ट्यूरिंग पूरा नाम है। तो ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, लॉजिशियन हु मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिक्स, क्रिप्टोएनालिसिस, लॉजिक, फिलोसफी एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी, इन सारी फील्ड्स में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। देखो एलन ट्यूरिंग को हम लोग इसलिए भी रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चल रहा था? 1939 से 1945। तो एक मशीन थी सर आपका एनिग्मा, जर्मनी की। तो ये आपका जो भी मैसेज होते थे जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, हिटलर जो था वो अपनी जो फौज है, सोल्जर्स हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए, अपने ऑफिशियल्स के कनेक्ट करने के लिए, अब ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट कनेक्ट करेगा तो उसकी जो क्या कहते हैं मैसेज है वो कोई चोरी कर सकता है, तो कोडिंग की फॉर्मेट में बात की जाती थी। तो अब ब्रिटिशर्स को कोडिंग का डिकोड नहीं मिल, वो डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो भी कोडिंग में बात हो रही थी
जर्मन से आपस में जो बात कर रहे थे उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे थे। एनिग्मा इतनी हैवी मशीन थी कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एलन ट्यूरिंग वाज द वन टू डिक्रिप्ट एनिग्मा। ठीक है, तो एनिग्मा को डिक्रिप्ट किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, डिकोडिंग द एनक्रिप्शन ऑफ जर्मन एनिग्मा मशीन्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड डिटेलिंग अ प्रोसीजर नोन एज द ट्यूरिंग टेस्ट फॉर्मिंग बेसिस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसलिए एलन ट्यूरिंग को याद किया जाता है। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग या फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटिंग भी बोल दिया जाता है एलन ट्यूरिंग को। हालांकि चार्ल्स बेबेज को भी बोला जाता है। ज्यादातर अगर आप देखोगे फादर ऑफ कंप्यूटर्स तो चार्ल्स बेबेज का ही नाम होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है उसका फादर एलन ट्यूरिंग को भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज ना हो, वैसे अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो चार्ल्स बेबेज को ही करेक्ट मानेगा। ठीक है, लेकिन अगर चार्ल्स बेबेज ना हो ऑप्शन में तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप क्या लगाओगे? एलन ट्यूरिंग। ठीक है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होगा। देखो, जब मैं समझाया करूं तो बोर्ड से ज्यादा मेरे ऊपर फोकस करा करो, जहां पर क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ तो नहीं समझा सकता ना, तो थोड़ा बहुत तो सर ब्लॉक होगा। क्वेश्चंस में ध्यान रखूंगा ब्लॉक ना हो। नेक्स्ट बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 29। अभी सीएए के रूल्स अमेंड किए गए हैं, 2019 में अमेंडमेंट की गई थी। जो 3 कंट्रीज हैं आपका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नहीं हाँ बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो इन कंट्रीज के जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था। तो अब उसके तहत रूल्स बनाए गए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। तो उन रूल्स के हिसाब से जो सिटीजनशिप दी जा रही है वो जो माइनॉरिटी है उन कंट्रीज के, तो उनकी कट ऑफ डेट क्या है? यानी अभी क्या चल रहा है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया सर। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपका आया, तो उसके हिसाब से 3 कंट्रीज है सर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन कंट्री की जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है, 6 रिलीजन्स आपके, हिंदूज हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, पारसीज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। तो इन रिलीजन के जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप दी जा रही है इंडिया में, जो इन कंट्रीज से भागकर आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो सवाल ये है कि उसकी कट ऑफ डेट क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा सर मान लो 2023 में कोई आया हो तो उसको भी सिटीजनशिप दी जाए। तो मैक्सिमम मतलब लिमिट क्या है कि अगर आप इससे पहले आए होगे तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, उसके बाद आए होगे तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो सिटीजनशिप जो 2019 अमेंडमेंट के थ्रू दी जा रही है उसकी कट ऑफ डेट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझो सर, कट ऑफ डेट। करंट अफेयर्स को कितना आवर्स पढ़ना होगा? देखो, करंट अफेयर्स का सीधा फंडा है, आप मेरे साथ करते जा रहे हो तो 10 क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, फिर इसका रिवीजन कर लो। डेली 20 क्वेश्चंस कर लो सर, 1 आवर मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा टाइम मत दो, है ना। इसको डेली बस प्रैक्टिस करते रहो आप। करंट अफेयर्स ऐसी चीज है, ऐसा नहीं दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, डेली थोड़ा 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 करके ही आप उसको पढ़ पाओगे। और जो भी पढ़ो उसको रिवीजन बार बार करो। ठीक है, 24 घंटे में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, फिर 1 महीने में बार बार रिवाइज करो। करंट अफेयर्स ज्यादा रिवीजन मांगता है कंपेयर टू योर स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो कट ऑफ डेट क्या है सर? तो जो कट ऑफ डेट रखी गई है दैट इज 31 दिसंबर 2014। इसके बारे में खैर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो दिसंबर 31 2014 इज द कट ऑफ डेट। तो जो भी माइग्रेंट्स इन कंट्रीज से आए होंगे ऑन 31 दिसंबर 2014 and had suffered religious prosecution or fear or religious of prosecution in their country of origin would be made eligible for accelerated citizenship। ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। It exempts the members of the 6 communities from any criminal case under Foreigners Act 1946 and Passport Act 1920। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर इनमें से जिन 6 कम्युनिटीज को, इन 3 कंट्रीज की जिनको ये सिटीजनशिप दी जा रही है, ठीक है,
अगर वो मान लो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है अंडर फॉरेनर एक्ट 1946 या फिर पासपोर्ट एक्ट 1920, तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। विच स्पेसिफाई पनिशमेंट फॉर एंटरिंग द कंट्री इलीगली एंड स्टेइंग ऑन एक्सपायर्ड वीजा एंड परमिट्स। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। जैसे पहले आपका जो रहने की आपको अगर बाई नेचुरलाइजेशन इस प्रोसेस के थ्रू इनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो पहले था कि सर मिनिमम 11 इयर्स का स्टे किया हो, ठीक है। तो वो घटा के कितना कर दिया है, 6 इयर्स एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन फॉर एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू 6 सीज दिस 6 रिलीजन्स एंड अफोरमेंशन्ड 3 कंट्रीज, ठीक है। तो वो जो पहले एक क्राइटेरिया था कि भाई इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन पिछले 11 साल ये भारत में गुजारे, तो वो 11 से जो लिमिट है वो घटा के कितनी कर दी गई है, इनके लिए 6 साल कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा कट ऑफ डेट याद रखना, प्लस कौन से एरियाज में ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा जो भी 6 शेड्यूल वाले एरिया है, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भी 6 शेड्यूल वाले एरिया है उसमें अप्लाई नहीं होगा। और जो एरियाज आईएलपी में कवर्ड है, जैसे अपना अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल इज कवर्ड इन आईएलपी, तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी जगह पर ये आपका एप्लीकेबल होगा। तो ये रूल्स के बारे में 2-3 चीजें याद रखना। पहली चीज तो कट ऑफ डेट याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरी चीज ये याद रखना कि भाई जो आपकी लिमिट है पहले 11 साल थी, वो घटा के कितनी कर दी गई है, क्राइटेरिया में 6 साल कर दी गई है। तीसरा, ये कहाँ लागू नहीं होगा, 6 शेड्यूल वाले स्टेट में लागू नहीं होगा, प्लस जहां पर आपका आईएलपी में कवर्ड है वो एरिया में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिनको क्लियर है, समझ में आ रहा है, वो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। In a recent outbreak, parrot fever has claimed the lives of 5 individuals across Europe. This fever is caused by which of the following bacteria? देखो, एक पैरट फीवर की बात हो रही है, यूरोप में काफी फैला हुआ है पैरट फीवर, तो वो किस बैक्टीरिया से फैल रहा है? अब देखो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। एक तो वो यही पूछ लेगा कि भाई ये जो पैरट फीवर हो रहा है आपका, ये किससे हो रहा है, किसी वायरस से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी फंगस से हो रहा है, पैरासाइट से हो रहा है, किससे हो रहा है? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए, जो पैरट फीवर है दैट इज बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया से हो रहा है। अब क्वेश्चन जो है उसमें बैक्टीरिया का नाम पूछा है, तो बैक्टीरिया का नाम भी ध्यान रखिएगा। बाकी मेजोरिटी चांसेस है कि सर एपीएसएसबी अगर पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा ये बैक्टीरियल है, फंगल है कि क्या है, ठीक है। बताइए सर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर देखें तो सर करेक्ट आंसर इज ये क्लैमिडोफिला सतासी, ठीक है। क्लैमिडोफिला सतासी, ठीक है। क्लैमिडोफिला सतासी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। यूपीएससी का सर टाइम ही नहीं मिल पाया। क्लैमिडोफिला सतासी, ठीक है। 2-4 बार लिख के याद कर लेना, नहीं तो ऐसे ध्यान रख लेना सर, पी से पैरट, पी से सतासी, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, पी से पैरट, पी से सतासी। तो ये बैक्टीरिया की वजह से ये फीवर आपका फैल रहा है। इसको सिताकोसिस भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, हो सकता है पैरट फीवर वर्ड ना यूज करके सिताकोसिस वर्ड यूज कर ले, तो उसमें नहीं भटक जाना, अरे सर हमने तो पैरट फीवर पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था।
इट कैन इन्फेक्ट मैनी मैमल्स, डॉग्स, कैट्स एंड हॉर्सेस। तो वैसे तो ये प्राइमरीली बर्ड्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। अगर वो फेदर्स या ड्रॉपिंग से इनहेल कर लें बैक्टीरिया को, तो ये ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, डिसीज इज मोर कॉमन इन पीपल हु केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद बर्ड्स। तो बर्ड्स के थ्रू इंसानों में फैल रहा है, और जो भी डिसीज बर्ड से या एनिमल से इंसानों में फैलती है वो होती है जूनोटिक। ठीक है, लेकिन इंसान टू इंसान रियरली फैल रहा है। ठीक है, ये ह्यूमंस कैन कैच सिटाकोसिस बाय इनहेलिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स कंटेनिंग सी Sitaki, but human to human transmission is very rare with only a handful of cases every ever reported। यानी बर्ड से इंसान में तो फैल रही है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ये ज्यादा आपका नहीं फैल रहा है। ठीक है, तो ये इस खास बात है, यानी इसका आर नॉट काफी कम है। आर नॉट डिफाइन करता है किसी भी बीमारी का कि वो कितनी तेजी से फैल रही है। तो इंसान टू इंसान कम फैल रहा है, लेकिन वो बर्ड टू जो ह्यूमन है वो ज्यादा फैल रहा है। तो इसमें ये पैरट फीवर में तीन चीजें याद रखना, इसका दूसरा नाम है सिताकोसिस, और ये बैक्टीरिया से हो रहा है, बैक्टीरिया का नाम है क्लैमिडोफिला सिताकी। ठीक है, तो ये दो चार चीजें ध्यान रखिएगा। हाँ, सीपी से ऐसा हो सकता है ना सर, आप हो सकता है वो पी से कोई दूसरा नाम लिख दे, इसलिए तो बेहतर है नाम याद रहे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो सीपी तो है ही सर, सीपी तो बचा ही लेगा नहीं तो। ठीक है, चलो, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 30। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 31. As per recent information shared by Airport Council International World, which of the following airport is world's busiest airport? Dubai International Airport, Hartsfield Jackson Atlanta International Airport, Dallas Fort Worth International Airport या फिर हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन। चार एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट। मतलब ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग सवाल है, पता होता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना कभी कभी इस तरह के बिल्कुल सीधे सादे सवाल भी आपसे करंट अफेयर्स के नाम पे पूछ लिए जाते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज आपका एटलांटा एयरपोर्ट। यूएसए का जो एटलांटा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इज द बिजिएस्ट। तो सर हमारा दिल्ली वाला इतना बिजी रहता है, वो कहां पर है सर? वो 10th नंबर पे। ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट 2023 की आई है, उसके हिसाब से न्यू दिल्ली 10th नंबर पे। फर्स्ट पे यूएसए का एटलांटा, फिर दुबई एयरपोर्ट है, फिर आपका यूएसए का डेलास है, फिर यूके का लंदन एयरपोर्ट है, जापान का टोक्यो है, फिर यूएसए का डेनवर है, टर्की का इस्तांबुल है, यूएसए का लॉस एंजलिस है, यूएसए का शिकागो है। यानी ज्यादातर आपके यूएसए के हैं। इंडिया से जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आता है सबसे टॉप पे, दैट इज न्यू दिल्ली। ऐसे भी पूछ सकता है इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, हालांकि उसमें मेजोरिटी आप लोग सही टिक करोगे न्यू दिल्ली। बट अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखो बिजिएस्ट एयरपोर्ट में, तो अपन कितने नंबर पे हैं? 10th नंबर पे हैं। और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? यूएसए का एटलांटा एयरपोर्ट। ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। सीधा साधा सिंपल सा सवाल था। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Recently, who among the following has become the first English women? Who among the following has become the first English women to be honored as Wisden's leading cricketer in the world in 2024? ठीक है, who among the following has become the first English women to be honored as Wisden's leading cricketer in the world in 2024? ठीक है, डायरेक्ट क्रिकेट का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। और आजकल लास्ट ईयर तो देखा गया है एपीएसएसबी ने क्रिकेट पे काफी फोकस किया है, मतलब क्रिकेट में जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह बन रहे हैं ना, तो उस पर फोकस रहा है एपीएसएसबी का।
तो इसलिए क्रिकेट के सवाल अपन मिस नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा जरूर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंग्लिश विमेन टू बी ऑनर्ड एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2024। करेक्ट आंसर की बात करें सर, करेक्ट आंसर इज नैट सीवर ब्रंट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज, ये नाम है सर उनका, नैट सीवर ब्रंट हैज बिकम द फर्स्ट इंग्लिश विमेन टू बी ऑनर्ड एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2024। ठीक है, तो ये आपका सीधा साधा क्रिकेट का सवाल था। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है सर, MLM नहीं है आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल सा। प्रत्युष, एक रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? रेडियो टेलीस्कोप का मतलब ये है कि मान लो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सन मून वगैरह जो भी है, तो उसमें से सर जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं, उन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है ये। ठीक है, तो जो रेडियो वेव्स उनसे निकल रही है, उन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने वाला जो टेलीस्कोप है, दैट इज योर रेडियो टेलीस्कोप। तो प्रत्युष, एक रेडियो टेलीस्कोप का नाम है, दैट टू बी साइटेड ऑन मून्स फार साइड। ठीक है, तो मून की जो फार साइड है उस पे इसको लगाया गया है। इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो सवाल ये है, इसको बनाया किसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव मेड इट? तो आईआईटी मद्रास बेंगलुरु, या फिर टीआईएफआर मुंबई, या फिर आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। चार ऑप्शन दिए गए हैं सर, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, प्रत्युष, आपका रेडियो टेलीस्कोप है, टू बी साइटेड ऑन मून्स फार साइड, वाज इन न्यूज रिसेंटली। इट इज बीइंग बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स? करेक्ट आंसर की बात करते हैं सर, टाइम नहीं है अब ज्यादा, अगली भी क्लास है आपकी। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है। तो ये प्लस साथ ही साथ इसमें इसरो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो जो मून की फार साइड है उस पर इसको प्लेस किया जाएगा। ठीक है ना, मून की जो फार साइड है उस पर इसको प्लेस किया जाएगा, और उसकी जो रेडियो वेव्स हैं उससे ये आपका वर्क करेगा, है ना, उसको डिटेक्ट करेगा। चलिए सर, तो दैट वाज ऑल फॉर द डे, आज यहीं तक रखेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के कई ऑप्शन हैं, आप देखोगे तो फेसबुक में ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज, आपका जो YouTube चैनल है नॉर्थ ईस्ट फेसी का, उसमें भी कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। पिछली क्लास तक की जितनी वीडियो थी सब अपलोड हो चुकी हैं, तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होता है, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। स्टिल अगर नहीं मिल रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तो नहीं नहीं तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 9990784642। ठीक है सर, चलिए, तो इतना आज रखते हैं, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।